सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल किताब में। देखिए यूपी टेट में जो पहला चैप्टर है मैथ में, वह संख्याएं एवं संख्याओं के प्रकार। इस चैप्टर से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन हर बार पूछे ही गए हैं। ऐसे में हम लोग आज सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में जानेंगे। अभी तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी हम लोग जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली जो संख्या होती है वास्तविक संख्या, और एक संख्या होती है जिसे हम काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उसको हमें नहीं पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर होता क्या है इसके बारे में ज़रा सा जान लेते हैं। जो माइनस अंडर रूट के अंदर कोई संख्या जब माइनस में लिखी जाती है, जैसे अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, तो इन सब नंबरों को हम कहते हैं कि ये काल्पनिक संख्याएं हैं। हालांकि हमें ये पढ़ना नहीं है, इसलिए इन पर हम नहीं जाएंगे। हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्या में जो सबसे पहली संख्या आती है वो है प्राकृतिक संख्या। इसके बारे में आप जानते हैं, इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये संख्या क्या है, 1 से शुरू होकर आगे तक चलती चली जाती हैं। दूसरी संख्या जो आती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और चलता चला जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर हमें मिला कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, वो 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि पूर्ण संख्या जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो 0 हो जाएगा, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी इसमें पूर्ण संख्या भी आ जाती है, प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है, और उसके अलावा और माइनस वाली संख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। इसे आई से, कैपिटल I या Z से डिनोट करते हैं। देखिए अब यहाँ कुछ लोग बातें हम लोग जानते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है कि दो को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है। तो 2 तो तीनों में आएगा, पूर्णांक भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। बात 0 की करें तो 0 किस में आएगा, वो पूर्णांक में आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। और -3 सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक में आएगा, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है। और बात कहते से एक संख्या आप सबको दे दी जाए कि √16। तो √16 जो है वो कैसी संख्या है, तो √16 का जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, √16 का मान क्या प्राप्त होगा हमें, +-4। अंडर रूट से जब कोई संख्या निकलती है तब क्या वो प्लस माइनस दोनों सिंबल के साथ बाहर आती है ना। देखिए हम लोग शार्ट में जानेंगे, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए हम लोग बहुत शार्ट में चल रहे हैं। तो आप √16 का जो मान होगा वो +-4 होगा। तो जब +-4 होगा तो प्लस और माइनस जब दोनों इंक्लूड है तो ये किस में आता है, ये पूर्णांक में आता है। यानी ये इंटीजर है, ना कि नेचुरल नंबर, ना कि होल नंबर। इसे हम क्या बोलेंगे, ये इंटीजर है ना। अब चलिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो हम लोग जानते हैं। देखिए टॉपिक आसान है लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि A और B 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो क्या बताइए A + B बराबर, यानी कोई 2 प्राकृतिक संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है, तो वो होगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। किसी भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम किसी 2 प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं आपस में, जैसे यहाँ एक संख्या दे दी गई A = 2 और B = 3, तो आप क्या करेंगे भाई, A - B,
a माइनस बी बराबर 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ऐसे में ये एक प्राकृतिक संख्या तो होगी नहीं, ये होगी कि या एक पूर्णांक होगा यानी इंटीजर होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि जब भी हम किसी दो प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं तब हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है, इंटीजर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। हाँ, इसमें भी कंडीशन है, जरूरी नहीं कि वो पूर्णांक हो, वो प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, लेकिन कब, जब a इज़ ग्रेटर देन b, है ना, जब a बड़ा होता है b से। जैसे a को हमने 4 मान लिया तो 4 माइनस b को हमने 2 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन ये संख्या दे तभी आप कहेंगे कि हो सकता है संभव, नहीं तो अदरवाइज अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि ये और भी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनको घटाया जाता है तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, तो हमेशा इंटीजर आएगा, वो पूर्णांक आएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि किसी दो प्राकृतिक संख्याओं को जो आपस में गुणा करते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है। तो हमेशा एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। कैसे, जैसे 2 है, 2 को हमने गुणा कराया किससे, 3 से, तो क्या आ जाए, 3 दूना 6। एक ऐसी संख्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। आप किसी भी दो प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा और हमेशा सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगली संख्या क्या आ गई कि किसी प्राकृतिक संख्या को अगर किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देते हैं तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है, कि इसमें भी दो कंडीशन है। यदि a इज ग्रेटर देन b, यदि a इज ग्रेटर देन b, तब तो संभव होता है कि यह प्राकृतिक संख्या प्राप्त हमें हो जाए, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी हम कह देंगे कि a किसी प्राकृतिक संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देते हैं तो हमें परिमेय या अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं, देखिए सम संख्याओं को जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, ये जो दो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो क्या है, शून्य। शून्य क्या है, एक अपवाद है ना। देखिए यहाँ हमने नोट करके लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में भी नोट कर लीजिए, बुकलेट में भी नोट कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कहा गया यहाँ पे पहला क्वेश्चन नोट है कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है तथा पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 0 होता है। इसको आप नोट कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तब आप क्या लिखेंगे, 0। सबसे छोटी सम संख्या तो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो सम हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो सम हो वो 2 है, और अगर प्राकृतिक संख्या ना देकर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो वो हमेशा 0 होगी, है ना। 0 एक सम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट करके हमने लिखा, क्या लिखा है कि दो सम संख्याओं का योग तथा गुणनफल हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। दो सम संख्याओं का गुणनफल तथा योग हमेशा एक सम संख्या होगा। कैसे, जैसे 2 है, हमने लिखा 2 + 2, 2 + 4 कितना हो गया, 6, है ना। 2 + 2 क्या हो गया, 6, और 2 + 4 क्या हो गया, 6 हो गया, और 2 × 2 4 हो गया, है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या कहेंगे कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या और दो सम संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। कितना क्लियर। जो भी हमने नोट में करके लिखा है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में भी और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए, नोटबुक में, है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बाकी तो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता इससे क्वेश्चन। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं या इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं जो हमने नोट में करके लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या क्या आई? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। सिंपल सी बात है कि ऑड नंबर वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, है ना। लेकिन आगे हमने लिखा, क्या लिखा है कि 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या तथा गुणनफल हमेशा और हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होती है। आप इसे नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ना। क्या है कि 2 विषम संख्याओं का योग, हमने ले लिया 2 विषम संख्या। जैसे पहली विषम संख्या क्या है? 1, दूसरी क्या है? 3। तो क्या है? 3 और 1 4, क्या हो गया? ये एक सम संख्या है ना। लेकिन अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर दें 1 × 3, तब हमें क्या प्राप्त होगा? 3। ये क्या होगा? ये एक विषम संख्या है ना। याद रखिएगा कि 2 विषम संख्याओं का योग एक विषम संख्या तथा गुणनफल 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या तथा गुणनफल हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती, तब आप क्या जवाब देंगे? 1। ये सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो संख्या हमने लिखा वो क्या है? भाज्य संख्या। देखिए, आपको एक बात हम बताते चलें कि इन संख्याओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तब आप हिंदी जो इसकी लिखी होती है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप इंग्लिश को दीजिए, क्योंकि हिंदी में इन संख्याओं के बहुत सारे नाम होते हैं, हमारे अंदर कन्फ्यूज़न पैदा होता है। और इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम से हम लोग इसे जानते हैं। जैसे ये आपके सामने भाज्य संख्या, इसे मिश्रित संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर, है ना। या तो आप इन सभी नामों को याद करिए, या तो आप इंग्लिश का नाम याद कर लीजिए कंपोजिट नंबर। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और पेपर में हमेशा जब भी शब्द को हिंदी वर्जन में समझने में दिक्कत आए, आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिए और उसे साथ साथ घर में पढ़ते भी जाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी से चलते हैं। भाज्य संख्या क्या है? जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड हो। क्या लिखा हमने? कि जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड हों, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं, या मिश्रित संख्या, या यौगिक या संयुक्त संख्याएं बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, है ना। तब अब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? वह 4। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे हमने 2 लिखा, 2 क्यों नहीं है भाज्य संख्या, ये जानते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या होने का मतलब है कि वो कम से कम अपने साथ साथ वो किसी 2 अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो, यानी टोटल 3 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। का गुणनखंड 3 संख्या से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, तो 3 किससे कटेगी? 3 1 से कटेगी। कोई भी संख्या हो 1 से कटती ही करती है। कोई भी संख्या हो अपने आपसे अपने से कटती ही करती है ना। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 के। 3 के जो गुणनखंड हुए वो एक तो वो स्वयं अपने से कट रही है और दूसरा 1 से कट रहा है ना। लेकिन हमने पढ़ा क्या कि भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, इसलिए 3 क्या है? एक भाज्य संख्या नहीं है, वह एक अभाज्य संख्या है। 2 के बारे में जानते हैं। 2 का भी वही हाल है, 1 से तो कट रहा है और खुद से कट रहा है, लेकिन इसमें कोई तीसरी संख्या नहीं आ रही जिससे ये कटे, है ना। इसलिए 2 भी क्या हो जाएगी? एक अभाज्य संख्या, है ना। चलिए, यहाँ पे हमने लिखा नोट, इसको आप भी नोट करिए। क्या नोट करिए? कि भाज्य संख्याएं सम या विषम हो सकती हैं। इसको आप बहुत अच्छे से नोट करिए, इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में दे दिए जाते हैं
कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पूछा जाएगा कि भाज्य संख्याएं सम संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहेंगे हाँ हो सकती हैं, या विषम संख्याएं हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या भाज्य संख्याएं सिर्फ सम संख्याएं होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या भाज्य संख्याएं सिर्फ विषम संख्या हो जाएंगी, तो आंसर गलत हो जाएगा। भाज्य संख्याएं सम भी होती हैं और विषम भी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्याएं। हमने आपसे क्या कहा कि इंग्लिश में नाम जरूर देखिए यहाँ भी अभाज्य संख्याओं के दो नाम, अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। ऋण संख्या से आप कुछ गेस लगा सकते हैं। ऋण मतलब वो किसी यानी से डिवाइड ना हो, वो ऋणपन पे जा रही है ना, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए ये क्या होते हैं, जिन संख्याओं के दो गुणनखंड हो, हम दो ही नहीं, दो कंपलसरी है, ना तो दो से ज़्यादा गुणनखंड हो और ना दो से कम गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, दो। क्यों हो जाएगी ये भी हम लोग यहीं जान ली। देखिए दो से छोटी जो संख्या बचती है वो है एक। लेकिन क्या एक के दो गुणनखंड हैं? एक खुद से तो कट ही रहा है, दूसरा किससे कटता है, किसी से नहीं। ऐसे में क्या कहेंगे, क्या एक अभाज्य संख्या होगी, तो एक एक अभाज्य संख्या नहीं होगी और ना ही एक एक भाज्य संख्या होगी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगा, दो। जैसा हमने नोट में लिखा है, आप भी नोट करिए क्या लिखा है कि दो सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ना। हमने क्या लिखा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे चार ही को ले लें तो चार किससे कटेगा, खुद से कटेगा, एक से कटेगा, दो से भी कट जाएगा, है ना। तो इसी तरह कोई भी संख्या अगर सम है तो वो दो से कटना ही कटना है, उसको दो से कटना ही कटना है। इसलिए उसके तीन गुणनखंड अनिवार्य रूप से हो ही जाते हैं, इसलिए वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसलिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो भी दो होती है और एकमात्र समअभाज्य संख्या भी दो ही होती है। यहाँ हमने लिखा है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, इसको भी आप नोट करिए, इसको भी आप नोट करिए। ठीक है, यहाँ हमने वही बात लिखी है कि दो के अलावा और सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, है ना। नोट करिएगा कि दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी सम और अभाज्य दोनों हैं। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, परिमेय संख्या। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी कभी कभी आते हैं। देखिए परिमेय संख्या जिसे रैशनल नंबर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। क्या पढ़ा कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p क्या है, p कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक यानी वो कोई इंटीजर हो सकता है, p कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी उसमें कोई शर्त नहीं है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। p कुछ भी हो सकता है। कि q की क्या शर्त है, q भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर होता है, लेकिन उसमें शर्त है कि इंटीजर में जो 0 आता है वह q कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी की बेस में हम लोग 0 कर देते हैं, या हमने 0 कर दिया, इसका मान क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, है ना। ये तो इसका तो मान ही नहीं निकाला जा सकता ना। किसी भी संख्या के अगर बेस 0 हो गया तो उसका मान संभव नहीं होता है, इसलिए क्यों कभी भी 0 नहीं होगा
और कोई भी संख्या क्यू भी हो सकती है, पी भी कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। जैसे जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं 5/11, 2/3। देखिए हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं कि परिमेय संख्याएं जो इसका मेन आधार होती है वह क्या होती हैं। नोट करके हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो। क्या लिखा हमने कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो। इसका क्या मतलब है ना, ये भी हम लोग यही देखते हैं। जैसे एक संख्या हम लोग देखिए, शांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो सीमित हों। यानी जैसे हम लिखा दशमलव, दशमलव के बाद क्या है 2, 3, 4, इसके आगे अब नहीं बढ़ रहा है ना। या फिर क्या है समान आवृत्ति। समान आवृत्ति का मतलब है कि 2 के बाद 3 आ रहा, फिर 4 आ रहा, फिर 1 आ रहा, तो फिर से 2, 3, 4, 1 ऐसी संख्या हमें कंटिन्यूस प्राप्त होती रही। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 1/3, इसका मान क्या हो जाएगा 0.3333। तो ये क्या है, ये समान आवर्ती है, यानी दशमलव के बाद जो संख्या है वो लगातार रिपीट होती जा रही है ना। दूसरा मान एक लेते हैं हम लोग, दूसरा मान हम लोग लेते 22/7। ये पाई का मान होता है ना। हालांकि पाई परिमेय संख्या नहीं, लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको जब हम काटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 3.41584158 ऐसे आता चला जाता है ना। तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोल देंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। आप याद रखिएगा कि पाई का मान जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है ना। इरेशनल नंबर वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। इनमें क्या होता है, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनंत तक या अनावर्ती होता है, यानी दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो लगातार रिपीट नहीं होती हैं बल्कि बदलती चली जाती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा √3 √2। और ये इम्पॉर्टेंट है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है ना। यहाँ हमने लिखा पाई का मान जो ये होता है, यहाँ पॉइंट छूट गया है 3 के बाद 3.141 होता है ना। ये हमेशा क्या है, ये अपरिमेय होता है। पाई का जो ये मान होता है ये अपरिमेय होता है, और 22/7 जो होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान को क्या बोलते हैं, जातीय नाम के कई नाम हमने आपको पहले बताया है कि नाम इंग्लिश में ज़रूर याद रखें। क्या, जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान, इन सब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, है ना। किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद होती है, मतलब जो खुद का मान है वही क्या है, संख्या का जातीय मान होता है ना। अभी आगे समझते हैं इसके बारे में कैसे इसका यूज़ है। स्थानीय मान, स्थानीय मान में क्या है कि इन संख्याओं का निर्धारण इनके स्थान के आधार पर होता है। अब हम लोग देखते हैं ये है क्या, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सीटेड लगातार इससे क्वेश्चन पूछता चला आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन 2424 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। क्या था, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अब देखिए स्थानीय मान और जातीय मान यहाँ से समझते हैं। जैसे ये 2 है, एक ये 2 है, एक ये 2 है, भाई 2424 ये 2 और एक ये 2। देखिए स्थानीय मान किसे कहते हैं कि इकाई के अंक से
जितने स्थान पर वो संख्या स्थित होती है उतना क्या होता है, उस संख्या के पीछे हम 0 लगा देते हैं और वह उसका क्या हो जाता है स्थानीय मान। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2, 2 क्या है, 2 को हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, इसके पीछे कितनी संख्या है, 1, वो क्या है 4 है ना। 2 के पीछे क्या है, एक संख्या है 4, 4 का मतलब 1 0 है ना, यानी इससे क्या कहेंगे 10 से हम लोग गुणा कर देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 20। वही इसको देखते हैं, ये 2, इसके 2 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 और 3, यानी इसमें 2 के पीछे 3 0 हो जाएंगे, यानी ये 1000 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। अब इसका टोटल मान योग पूछा, योग कितना हो जाएगा 2000 कितना 20 है ना, इसका मान क्या हो जाएगा 2020। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय मानों का योग। इसमें भी वही चीज़ पूछा है, क्या पूछा है कि 6 के स्थानीय मानों का योग बताइए। 6 कितनी बार आया, 3 बार आया। कैसे, 6 3 6 0 6। पहला 6 इकाई के स्थान पे है, यानी ये संख्या खुद उतरेगी, इसके पहले कोई संख्या नहीं, इसलिए इसमें 0 नहीं लगेगा। दूसरा 6, इसमें क्या है 6 लिखा गया, उसके बाद 2 0 पीछे है ना, यानी ये 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ क्या है 4 संख्या पीछे, तो 6 के बाद 4 0 है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अब ये 6 के बाद 4 0 हो गए, और यहाँ क्या आ जाएगा 600, और ये आ जाएगा 6, यानी ये 6 0 6 0 6, यानी क्या आ गया 6 0 6 0 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसमें करना क्या है, स्थानीय मान में यही होता है कि उस संख्या से जितना जो है दाहिने साइड कह लें या इकाई के अंक की तरफ जितने अंक होते हैं उतना 0 उसमें लगा देते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया कि 6 के स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान में अंतर। अब स्थानीय मान 5 6 का स्थानीय मान 6, यहाँ 6 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो इसमें 3 0 लगा देंगे है ना। और पूछा गया 4 के जातीय मान। जातीय मान क्या, हमने बताया कि ये खुद की वैल्यू होती है ना, खुद की वैल्यू, यानी 4 की वैल्यू 4, यहाँ से 4 माइनस कर दीजिए ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लेंगे, यहाँ 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ बचा 5, ये 5996 इसका आंसर हो गया है ना। अगला मान देखते हैं, ये अब इम्पॉर्टेंट जो दशमलव वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाते हैं। दशमलव में होता क्या है, जैसे दशमलव के बाद के अंक के बारे में पूछे, जैसे यहाँ पूछा गया कि 1 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो दशमलव के बाद क्या होता है, जैसे वहाँ से पीछे देखा जाता था, इसमें आगे देखा जाएगा कि उस संख्या के आगे दशमलव से के बाद और उस संख्या के पहले तक जितने अंक होते हैं उतने 0 संख्या के बाद लगा देते हैं। जैसे यहाँ 1 है, तो दशमलव के बाद सीधा 1 आ गया, दशमलव 1 के बीच में कोई संख्या नहीं, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इसको हम सीधा हम लोग 1 लिख देंगे है ना। 1, अब ये इसका मान 1 हो गया है ना, दशमलव लगा के क्या लिख देंगे 1, इसको पहले 0 लिख देंगे, तो यही तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर यहीं पे लिख देता 0.159 या यहाँ एक 0 लगा देता, तब क्या होता है, 1 का स्थानीय मान होता है 0.01 है ना, यानी दशमलव और उस संख्या के बीच में जितने भी संख्या होंगी उतने 0 उस संख्या के पहले लगा देते हैं है ना। वहाँ पे क्या था, बाद में लगाते थे, यहाँ पहले लगाते। चलिए अगले क्वेश्चन में ये और क्लियर हो जाएगा है ना। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में पूछा गया है, और जब ये आने जा रहा क्वेश्चन, ये आपका सीटेट में पूछा गया है ना। यहाँ पे क्या पूछा है कि
352.971 में एक के जातीय मान तथा स्थानीय मान का योग। एक का जातीय मान क्या? एक का जातीय मान एक, स्थानीय मान। अब हमने देखा दशमलव, यहाँ दशमलव के पहले कितने अंक हैं, तो हम लोग पहले 0 लिख के दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। और एक के पहले और दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2, तो उतना 0 लिख देंगे, 2 0 हो गए और 1, है ना। तो ये 1 हो गया। अब इसमें क्या पूछा है? स्थानीय मान और जातीय मान का योग। तो योग क्या हो जाएगा? 1, है ना, 0 0 0। अब इसमें ये नीचे लिखते हैं ना, ऐड करते हैं इसको, तो ऐसे ऐड करेंगे 0.001, है ना, 100.1, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। क्लियर होगा आप लोगों को? चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। देखने रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, वीडियो देखिए, हम चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।